बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो आज हम शुरू करते हैं। दिस इज द 9th chapter of this book, Economic Evaluation of Public Sector Projects. As an engineer, क्या आप एक चीफ इंजीनियर हैं कहीं पर किसी बड़े इदारे के अंदर, वहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल CDA में हैं आप, CDA में क्या है, आप सेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, या ये रोड्स वगैरह या जो बिल्डिंग्स हैं, तो इनकी नई कंस्ट्रक्शन और इनकी मेंटेनेंस, इस तरह से बहुत सारे इदारों के अंदर जो है ना, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अलग से ये होता है। इसी तरह से बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो अगर इंस्टॉलेशन जो ट्रांसमिशन लाइन, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, और कंस्ट्रक्शन के अंदर ग्रिड इंस्टॉलेशन होती है। ये जो ग्रिड बनते हैं ना, जहाँ कोई सिटी जो है ना वो इस्टेब्लिश होता है, नई जो कॉलोनी इस्टेब्लिश होती है, वहाँ पर जो है ना वो ग्रिड स्टेशन के वहाँ पर जो है ना उसके स्टेप डाउन करके उसके वोल्टेज, हाई वोल्टेज को वहाँ पर जो है काफ़ी ह्यूज जो उसकी तादाद के अंदर कैपेसिटर लगा के उसको पावर को आपको वो उसके अंदर लो वोल्टेज के ऊपर घरों में सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि वेलफेयर प्रोजेक्ट होते हैं, तो हमेशा जो गवर्नमेंट होती है ना, कोई भी स्टेट आज के दौर में खास तौर पे वो वेलफेयर स्टेट कहलाती है। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर से वो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स जो है ना इन द कॉमन इंटरेस्ट जो है ना वो लगाती है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ये पिम्स है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल है। इसी तरह से फिर रोड्स हैं, बस हर किस्म की रोड्स हैं, मोटरवे है, इस तरह से। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वो अलग बात है कि टैक्सेस के अंदर जो रिकवरी जो है ना वो उसकी होती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि पब्लिक को सहूलत पहुंचाई जाए एज अ वेलफेयर स्टेट। तो इस तरह से जो है ना ये प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब कस्टोडियन कौन होते हैं? तो इसके वो टेक्नोक्रेसी होती है। टेक्नोक्रेसी में मेन जो रोल होता है, मेजर जो रोल होता है वो इंजीनियर्स का होता है। तो इंजीनियर जो हैं वो की पोजीशन के ऊपर जब पहुंचते हैं, मतलब एज अ चीफ इंजीनियर या उसके CEO, तो उनको जो है ना प्रपोजल जो है ना प्रोवाइड की जाती है, उनको फंडिंग की जो सिचुएशन बताई जाती है। तो उनसे कहा जाता था कि अच्छा जी, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना एक रिंग रोड का एक प्रोजेक्ट है, या एक जो है ना नालाई का प्रोजेक्ट है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे कि जी आप कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना जी आप ज़्यादा फिजिबली जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि नालाई का ज़्यादा फिजिबल रहेगा या रिंग रोड का प्रोजेक्ट। तो ये अमाउंट आपके पास है इस फिजिकल ईयर के अंदर, तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ना वो फिर एक फिजिबिलिटी स्टडी जो है ना वो डिपार्टमेंट जो है ना वो बनाता है और प्रेजेंट करता है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर फिर सिलेक्शन होती है कि जी आपने चूज़ बिटवीन द टू जो है ना वो प्रोजेक्ट इस फिजिकल ईयर के लिए जो है ना वो चुनना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो इस तरह से आप इकोनॉमिक एवेलुएशन जो है ना उसकी करते हैं। फिर उसके अंदर पैरामीटर होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो कॉस्ट बेनिफिट जो है ना जी एनालिसिस होता है। बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये दोनों तरह से चलता है। बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस भी लिखते हैं या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना जी, ये इंशाल्लाह जब आप इंजीनियर बनेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने इसमें से एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है ना जी आपने चूज़ बिटवीन दी मैनी प्रोजेक्ट्स जो है ना वो आपने करना। देखना, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी खोलनी है, ट्रांसपोर्टेशन है, पुलिस एंड फायर सर्विसेज हैं, पब्लिक हाउसिंग हैं, पब्लिक हाउसिंग ये जो ना CDA वगैरह की कॉलोनीज, पोस्टल सर्विसेज हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको
पढ़ते हैं थोड़े से, ताकि हमारा माइंडसेट जो है ना इसके अंदर क्लियर हो जाए। द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द कम्युनिटी in an increasingly complex and challenging fiscal and economic environment. In order to provide highest quality outcomes, government has to optimize values for money in its use of resources. कि जी वो जो पैसा है, देखिए ना बजट हर साल जून के अंदर ये देखिए ना गवर्नमेंट को अपनी पड़ी हुई है कि इसने जो है ना वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए अपना बजट जो है ना विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज जो है ना वो पेश करना है। तो वो एक किस्म का एक टेंटेटिव जो है ना अंदाज़ा होता है कि जी इतनी हमारी जो है ना जी इनकम होगी जो हम जनरेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस, फ्रॉम डिफरेंट जो आपकी इक्विटीज़ हैं उनके, तो ये हमारे अखराजात होंगे। वो बैलेंस शीट जो है ना एक किस्म की वो बना के ना वो एक टेंटेटिव सी पेश की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कैबिनेट होती है, ठीक है ना जी। तो वो उससे उसके ऊपर जो है ना फिर जो है ना फिजिबिलिटी जो है ना हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी जो है ना उसको इन्वॉल्व किया जाता है बाद में। पहले मिनिस्टीरियल लेवल के ऊपर, कैबिनेट लेवल के ऊपर, फिर असेंबली में वो बिल पास होता है बजट का। उसके बाद जो है वो ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी के अंदर वो उसको लाया जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी तो उसको उसकी प्रपोजल को फाइनलाइज करती है और टेक्नोक्रेसी जो उसके ऊपर टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है ना वो पेश करती है। तो वो बताती है कि अच्छा जी कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना इस फिजिकल ईयर के अंदर कौन सा असल में ना ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के मुताबिक जो है ना वो गाइडलाइन गवर्नमेंट देती है और जो है ना जी वो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, वो फिजिबिलिटी पेश करता है कि अच्छा जी चूज़ बिटवीन दीज प्रोजेक्ट्स। तो उसके ऊपर कुछ जो है ना जी वो एक प्रोसीजर हैं, पैरामीटर्स हैं। वो प्रोसीजर क्या हैं आज हमने उनको स्टडी करना है। द प्रोजेक्ट दैट आर ओन्ड यूज्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हेंस दिस रीजन आर कॉल्ड क्लासिफाइड एज पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनका प्रोजेक्ट का टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल एट नो प्रॉफिट। जो नो प्रॉफिट होता है, लेकिन ये जो है ना जी फॉर एग्जांपल उसकी जो मतलब टोल टैक्स है इसका हम लेते हैं हम मोटरवे के ऊपर या किसी भी हाईवे के ऊपर, तो वो टोल टैक्स इसका असल में ना मेंटेनेंस का जो होता है कि जो एनुअल मेंटेनेंस होती है या उसके ऊपर जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कहते हैं। तो अगर आपको याद हो कि ये जो यहाँ पर जो रोड्स बनाई गई थी ना, ये कश्मीर हाईवे जिसको आप श्रीनगर हाईवे कहते हैं, इसी तरह से ये जो यहाँ से पीर बदाई के अड्डे से रोड जो है ना वो निकलती थी बाहर की तरफ, तो उसके ऊपर जो है ना ये जो है ना वो टैक्स होता था। ये जो है ना जी इसकी जो रावलपिंडी जो बोर्ड होता है, क्या कहते हैं उसको, म्यूनसिपल कमेटी, उसके थे। तो वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने आके इनको ख़त्म कर दिया था कि नहीं जी ये पब्लिक की ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है ना ये प्रोजेक्ट चलते हैं, गवर्नमेंट अपनी फंडिंग से इसको जो है ना वो करेगी। तो वो फिर सारे टैक्सेस जो है ना वो ख़त्म कर दिए गए थे ये रोड्स के ऊपर, जो विद इन पिंडी एंड इस्लामाबाद ट्विन सिटी के अंदर, ठीक है ना। बाहर अभी भी कहीं कहीं चल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये यहाँ पर रावलपिंडी कैंटोनमेंट ने, रावलपिंडी जो है ना जी ये जो म्यूनसिपल कमेटी जो थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसने ये सारे टैक्सेस जो है ना ये ख़त्म कर दिए थे। तो ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इसीलिए होते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना एज अ वेलफेयर स्टेट जो है ना हमारे अपने आवाम को कितना जो है ना वो बेनिफिट पहुंचा सकती है। अच्छा जी, इसमें यह है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सच प्रोजेक्ट्स ऑफन रिक्वायर लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईयर्स। कि जी फर्स्ट करीब 10 साल प्रोजेक्ट्स है, 20 साल प्रोजेक्ट या 50 साल। रोड्स का तो एटलीस्ट 50 ईयर्स प्रोजेक्ट्स होता है, ये जो रोड होता है, ये मतलब ना ये हॉस्पिटल का भी ऐसे ही है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ये। Public sector projects do not yield direct profit, but they require huge investment that are paid by the appropriate government units. The successful implementation of public sector projects provides benefits to the citizens. It is found that certain undesirable consequences, for example, impact on government are often associated with public sector projects. ये जो impact on government का मतलब ये है कि ये जो political जो टर्माइल आता है, political जो instability आती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो लामहल्ला इम्प्लीमेंट होती इम्पैक्ट करती है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं
कि वो क्या चाहती है। उन्होंने वो नारा लगा के जो उसमें आई होती है हुकूमत के अंदर, मतलब इलेक्शन के अंदर, तो वो उसके मुताबिक जो है ना वो अपना जो है ना मंशूर वो करते हैं कि जी हम ये करेंगे। तो फंडिंग जो होती है वो उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर होती है, जितनी भी वो जो है ना जी इस्तेमाल जैसे मर्जी करें। मसलन देखें, ये जो इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि जी ये कश्मीर हाईवे के ऊपर जो मोटरवे ये मेट्रो का जो 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 यहाँ ट्रैक बनाया गया है, तो ये पिछली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि इस यहाँ पर जो है ना जी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं और सेक्टर्स हैं, तो ये यहाँ से लेके 0 पॉइंट से यहाँ से G9 से लेके एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट तक जो है ना ये मोटरवे, ये जो मेट्रो चलेगी। लेकिन ये गवर्नमेंट आई है, इनकी प्रायोरिटी और थी, वो ट्रैक बन गया है लेकिन उसके ऊपर जो है ना अभी तक कोई ट्रैफिक जो है ना वो नहीं चल सकी। तो ये इसी तरह से आप देखेंगे ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये आपने मुख्तलिफ आप ये एग्जांपल्स सामने आते हैं। इसी तरह से ये जो ये गवर्नमेंट है, ये जो है ना एहसास प्रोग्राम के तहत जो है ना प्रोग्राम बना रही है, और ये लंगर खाने और ये छोटे छोटे जो मुर्गी खाने और ये जो है ना ये इनका अपना एक मंशूर है कि जी ये वेलफेयर का प्रोजेक्ट से हो सकता है। तो ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इनको सबको बोलते हैं, ठीक है ना जी। इट इज फाउंड दैट सर्टेन अनडिजायरेबल consequences, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, are often associated with public sector projects. Therefore, the economic analysis of such projects must not only consider these negative consequences but also should quantify them with great accuracy. कि इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो है ना जी बहुत ज़्यादा जो है इंटेग्रिटी और दयानतदारी का तकादा होता है कि जी उस जो फंड है गवर्नमेंट का, वो जो है ना जी उसको नुकसान नहीं पहुँचना। तो कहते हैं कि जी ये जो होते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें जो है ना जी अगर आप कोई एम्बेजलमेंट करते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई आप इसके अंदर कोई डंडी मारते हैं, तो आप पूरी कौम के मुजरिम होते हैं, पूरी कौम के साथ वो, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई इसमें कोई थोड़ी बहुत बेसाख्तगी हो जाती है तो कौम का एक एक फर्द जो है ना उससे आप उसको आपने जवाबदेह होना है। तो इतनी इसकी सेंसिटिविटी होती है इन प्रोजेक्ट्स की, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। हम समझते हैं कि जी हम ऑन चेयर हैं तो ये हमारी पावर है, डिस्क्रिशन है, लेकिन एक पावर ऊपर है जो कि ये सारा कुछ देख रही होती है, ठीक है ना। इसलिए जो है ना जी ऐसी पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो डेडिकेटेड जो बहुत ही कौम का दर्द रखने वाले लोग होते हैं उनको लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, क्योंकि in a world of finite public and private resources, it is very important to support effective management of public finance. Resources are scarce and limited, ये तो पता ही है कि ये resources बहुत कम होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, घर के अंदर भी ऐसे ही होता है। Selecting too many projects and allocating little funds will hamper project implementation and success. The evaluated projects are to be prioritized based on economic net present value and cost benefit analysis. Public sector projects, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम ज़्यादा देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एनुअल वैल्यू, ये हमें पता है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमें ये टर्मिनोलॉजी जो सारी ये एनालिसिस हमने किया है, तो उसी एनालिसिस को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ना यहाँ पर पेश करेंगे। बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन, गुड प्रोजेक्ट्स शुड बी सिलेक्टेड एंड प्रपोज्ड फॉर फाइनेंस फर्स्ट। अच्छा, इसमें कुछ छोटी छोटी ये टर्मिनोलॉजी है, बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को इसीलिए बताया जाता था कि कल को इन्होंने भी वो पोजीशन संभालनी, कम से कम थोड़ा बहुत इनका जो नो हाउ है उनको पता होना चाहिए, बाकी तो फील्ड में जाके सीख जाते हैं सारा कुछ। अच्छा, to perform an economic analysis of public sector project, the cost mean initial and annual cost, ठीक है। इनिशियल कास्ट, एनुअल कास्ट। इनिशियल का मतलब ये है कि जो आप ग्राउंड ब्रेकिंग जो आप करते हैं, जिसके ऊपर मिनिमम कास्ट, जिससे वो प्रोजेक्ट जो है ना इनिशिएट हो जाए, स्टार्ट हो जाए, उसके ऊपर फिर वो एनुअल का मतलब ये होता है कि हर साल बजट में उसके लिए अमाउंट रखी है। देखें ना, ये मसला जो गाजी बरोथा बैंक और रखा गया है,
तो उसका जो है ना ये 70s से वो प्रोजेक्ट जो है ना वो चलता आ रहा है। तो वो फंडिंग नहीं थी, कभी लैंड एक्वायर कर ली, कभी जो राइट ऑफ वे ले लिया, कभी जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो मशीनरी ले ली, कभी कुछ ले लिया, अब जाके जो है ना वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। अभी भी जो है ना वो 10 साल एटलीस्ट उसको सीधा करते हुए लगे हैं। तो कहीं जाके 2020-30 में जाके जो है ना ये इसका आउटकम निकलना शुरू होगा, अल्लाह करे निकल आए, ठीक है ना जी। अच्छा, दी बेनिफिट एंड डिसबेनिफिट, कि इसका नुकसान भी हो सकता है कि इसका प्रोग्राम जो है ना अगर लिंगर ऑन हो जाए तो उसके ऊपर जो है ना जी इन्फ्लेशन बढ़ता है, और उसके ऊपर जो है ना जी डॉलर के हिसाब से, क्योंकि ये सारी अमूमन जो है ना ये जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट ना गवर्नमेंट जो है ना जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो डोनर एजेंसी जो होती है ना इंटरनेशनल, वो इनको जो है ना फंडिंग कर रही होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, ठीक है ना जी। जो मतलब ना ये जो यूनाइटेड नेशन के जो 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 इदारे इस किस्म के जो बनाए जाते हैं ना, यूनेस्को है और यूनिसेफ है। यूनिसेफ मेरे ख्याल में मेडिकल साइड के ऊपर फंडिंग करती है। यूनेस्को जो है ना जी यूनेस्को कहीं ये जो मेरे ख्याल ज़राअत सर इशरात के ऊपर ये जो है ना खाले पक्के करना और इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये मेरे को यूनेस्को की फंडिंग होती है। यूनिसेफ की फंडिंग जो है वो हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल जो साइड के ऊपर जो वो करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक जो है या इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक जिसको IMF करते हैं, वो जनरल जो है ना गवर्नमेंट को फंडिंग करती हैं। ये डोनर इदारे होते हैं। तो ये जाहिर है कि वो इदारे भी किसी मकसद के लिए इन बड़ी हुकूमतों ने, बड़े लोगों ने चलाए होते हैं कि जी छोटे मुल्क हमारे दस्ते न कर रहे हैं, या उसके ऊपर जो है ना बड़े वो इंटरेस्ट रेट इतने हाई होते हैं कि जी मुल्क एक दफ़ा कर दो कि जाल में फंस जाए तो वो फंसता ही चला जाता है, तो उसका इंटरेस्ट इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये खैर एक अलग मसला है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, उसके लिए हमने फंडिंग कहाँ से लेनी है, और उस फंडिंग जो हमारे पास हमें मिल गई तो अब हमने उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए जो है ना ये पैरामीटर हैं, इसमें छोटी छोटी ये डेफिनेशन पहले हम देख लें कि जी दी कॉस्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स लेस एनी एक्सपेक्टेड सैलरी वैल्यू। तो सैलरी वैल्यू होती है कि जी ये जाहिर है कि ये जो प्रोजेक्ट्स होती है ना, ये वाले ये जब एक दफ़ा लग जाते हैं तो इनको बेचना सीखना तो नहीं होता है, लेकिन अलबत्ता ये खुदा न खास्ता अगर कोई ये सफेदाती हूँ तो वो बेचना भी पड़ जाता है, तो उसकी सैलवेज वैल्यू जो है ना अगर कोई है तो वो जो है ना होती है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ कि स्टील मिल है पाकिस्तान की, कराची के अंदर, तो वो सफ़ेद हाथी साबित हुई है। सफ़ेद हाथी इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, बहुत अच्छा, लेकिन बाद में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है ना उसके अंदर उन्होंने इतने अपने बंदे घुसेड़ दिए, इतना उसको मतलब ना वो ओवरबर्डन कर दिया, और उसमें से जो है ना जी सियासी जो है ना उसको नुकसान इतना पहुंचा कि वो उसके बाद जो है ना जी वो जो है ना स्टील मिल जो है ना उसको बेचना पड़ गया। तो जो बेच के जब आप जीरो वैल्यू से ऊपर जब बिकती है कोई भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़, तो वो होती है एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू। तो इसका मतलब ये कॉस्ट के अंदर से वो सैलवेज वैल्यू जो है ना वो भी जो है ना वो माइनस कर दी जाती है जब आप इसकी वो करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। तो ये सैलवेज वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू या उससे ऊपर जितनी भी अमाउंट के ऊपर वो आप जो एसेट बेचते हैं तो वो उसकी एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू होती है, ठीक है ना जी। अच्छा, बेनिफिट रेफर्स टू द एडवांटेज एक्सपेक्टेड बाय द ओनर दैट द पब्लिक। Disbenefit refer to any expected undesirable consequences to the owner if the project is implemented, ठीक है ना जी। बेनिफिट्स, डिसबेनिफिट और कॉस्ट। अच्छा, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट। अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का यही है कि पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट का, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स PWD, PWD एक डिपार्टमेंट है। PWA होता था PWA पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी, उसको डिजॉल्व करके फिर बनाया हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA। PWA जो है ना वो पाकिस्तान
हाईवे डिपार्टमेंट, वो 4-5 डिपार्टमेंट थे, PW पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट, पाकिस्तान वर्क्स अथॉरिटी, तो इन सबको डिज़ोल्व करके जो NHA के जो है ना उसके अंदर ये इसको जम किया गया था। NHA नया नाम रखा गया था। ये मेरा ख्याल में 2000 ये गालबन नहीं ये जो है ना 1996-97 के अंदर जो है ना ये NHA नाम रखा गया था इसका, ठीक है। पहले जो है ना ये PWD और PWA, ये PWD जो है ना वो बेसिकली यही डिपार्टमेंट ऑफ PWD है, लेकिन इतना वो जो है ना जी वो फंक्शनल नहीं है उसके। अच्छा, इसी में से एक डिपार्टमेंट क्या था, CNW, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स। ये जो है ना ये बिल्डिंग होती है कमिश्नर की, AC की, DC की, जजों की, और ये मुख्तलिफ जो है ना मिनिस्टर की जो 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 बिल्डिंग होती है, रहायशी स्कीमें होती हैं, ये उनकी मेंटेनेंस और ये उसके ऊपर काम करना, इसको कहते हैं CNW, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। आजकल भी हैं, ये मौजूद हैं, हमारे काफ़ी सारे क्लास फेलो इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये जो कोई पब्लिक बनी जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है, पब्लिक मनी, पब्लिक को अनसेबल हो सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ना जी वो प्राइवेट डोनर जो होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्मार्ट सिटी एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो नया लगा, तो ये प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह से पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बाद का तो वो सबलेट कर दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को। फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये मोटरवे इसको ठेके पे दे दिया, ठीक है ना। एयरपोर्ट की सिविल एविएशन को ठेके पे दे दिया, स्टीमर को ठेके पे दे दिया, तो वो क्या मतलब है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ना उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह से, लेकिन हम चूंकि पब्लिक सेक्टर को ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो है ना ये देखना होगा कि हम इवेल्यूशन कैसे करते हैं। हम सिर्फ इसकी इवेल्यूशन का प्रोसेस जो है ना उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं, फॉर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट द इनिशियल कॉस्ट आर यूजुअली लार्ज। जाहिर है कि ये इसकी जो है ना वो ग्राउंड ब्रेकिंग करनी होती है, ठीक है ना। द एक्सपेक्टेड लाइफ इज लॉन्ग, और ये प्रोजेक्ट जो है ना 20-20 साल, 50-50 साल या 100 साल के लिए होता है। एंड द रिसोर्सेज फॉर कैपिटल आर यूजुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस लेविड ऑन सिटीजन। ये टैक्सेस जो है ना ये हमारा फॉर एग्जाम्पल टोल टैक्स है, या जो है ना जी हम जो है ना ये जो बिजली और पानी के ऊपर टैक्स देते हैं जो, ठीक है ना जी, ये अमूमन जो है ना ये टैक्स जो होता है ना ये 18% to 22% होता है, 18% to 22%। ये अगर आप किसी जो है ना जी पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुलाजिम हैं तो आपका जो टैक्स है वो 18% होता है। लेकिन एक इसमें जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ और फैकल्टी और टीचर्स होते हैं उनका टैक्स जो है ना हमेशा जो है ना कम होता है, इनका टैक्स जो है ना वो 2.5% है सिर्फ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर कोशिश तो करती है कि एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट किया जाए, तो ये 2.5% के ऊपर टीचर्स की जो तनख्वाह में से 2.5% टैक्स करता है, और जो आम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके ऊपर 18% टैक्स करता है। अच्छा, ये इसके अंदर ये जो है ना ये टैक्सेस और ये कैपिटल जो होता है, ये यूज़र फीस, बॉन्ड इशूज प्राइवेट, ये देखो ना वो मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ मौके के ऊपर बॉन्ड इशू करते हैं। मसलन सकूक बॉन्ड, एक अगर नाम आपने सुना हो, मेरा ख्याल में ये गवर्नमेंट ने इशू किए थे सकूक बॉन्ड, ठीक है ना जी। और प्राइवेट लैंडर का मतलब होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये जो जो, जो मसलन ये आर्मी है, फॉर एग्जांपल आर्मी की जो बाज़ात आर्मी की जो है ना ये वेलफेयर इदारे जो होते हैं, आर्मी की जो पेंशन होती है फॉर एग्जांपल, या किसी भी इदारे की जो पेंशन होती है, तो वो जाहिर है कि हर साल वो इकट्ठी होती है पेंशन, और वो जब बंदा एक रिटायर होता है उसकी पेंशन जो है ना वो कम्युलेट करके उसकी वो एक इनके कॉमन जो पूल होता है उसके अंदर दे दी जाती है। तो वो फिर पैसे इतने होते हैं करोड़ों अरबों की सूरत में, वो फिर वो उसके लिए इदारे बना दिए। मसलन ये फाउंडेशन है, AWT है, ठीक है ना। इसी तरह से PTCL का ये जो है ना बना दिया है, PTET है, ये ना ट्रस्ट जो है। तो ये क्या करते हैं, ये फिर इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर या बैंकों को लोन देते हैं। इसको कहते हैं प्राइवेट लेंडर जो है ना वो ले लेते हैं और वो उसके ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट जो है ना वो दे देते हैं। तो उसका जो बेनिफिट होता है वो उस पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को ही पहुंचता है। So it is very difficult to make accurate
estimates and of benefits and disbenefits for a public sector project. The interest rate for the public sectors are lower than those for private sector. The methods that are used to perform economic analysis of public sector projects are discussed in the following section. अच्छा, ये तो था इसका जो है ना जी आपका तारफ इसका कि जी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, ये जो नए हजरात तशरीफ लाए हैं उनके लिए कि जी हॉस्पिटल हैं, एजुकेशनल, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, ये वो लटरम पटरम, इस तरह सारे जितने भी इदारे हैं। तो ये तारफ 4-5 स्लाइड के अंदर कर लिया। अब जो है ना काम की बात अब जो है ना, तो इसके अंदर जो है ना जी सबसे बड़ा जो एनालिसिस है वो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस ऑफ ए सिंगल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट। अच्छा, इसके ऊपर ना ये नोट्स के अलावा मैंने यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए ये कुछ चीज़ें जो है ना जी यहाँ पर, एक तो ये बुक का चैप्टर है ना 9.1, एक ये जो है ना ये मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, फीचर्स एंड कंस्ट्रेंट्स, एक ये पेपर मैं वहाँ रख दूंगा LMS के, अगर किसी को दिल चाहे तो पढ़ ले, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से ये एक जो है ना जी है द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इवेलुएटिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स बाय यूजिंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक ये जो है ना मैंने ये पेपर निकाला है। और एक ये पेपर है कि की एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये 2-3 जो है ना ये मैं रख दूंगा। अगर किसी ने ज़्यादा इसको एक्सटेंसिव स्टडी के तौर पे लेना हो तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर जस्ट आपने इम्तिहानी नुक्ता निगाह से पास करना है तो ये जो हमारा ये नोट्स हैं और बुक है, नोट्स और बुक, ये इनके ऊपर फोकस करें, ठीक है ना जी। तो हम अब शुरू करते हैं। बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस है क्या? Benefit cost analysis ratio is a fundamental analysis method for public sector projects. In this method, all cost and benefits estimates are converted to a common equivalent money unit, जिसको आपने देखा है कि जी ये जो है ना प्रेजेंट वैल्यू, इसका नाम दे लें प्रेजेंट वैल्यू, एनुअल वैल्यू, ये आपने निकाला हुआ है पिछले लेक्चरों के अंदर, एनुअल वैल्यू, ठीक है ना जी। और फाइनल वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं है ये, बेसिकली वर्थ है कि उस मनी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। आज अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो 20 साल के बाद जो है ना जी वो 10 करोड़ तो जो लाख के बराबर रह जाएंगे, लेकिन वो आज की जो करोड़ हैं तो वो आपने आज के जो है ना जी रेट के मुताबिक जो है उनको कैसे लिखना, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है उस मनी की। वर्थ से मुराद ये होती है कि अगर आप मार्केट के अंदर जाएं तो उसके बदले में आपको क्या मिल सकता है, क्या कमोडिटीज़, क्या जो है ना मटेरियल आपको मिल सकता है, सरिया मिल सकता है, बजरी मिल सकती है, फलां चीज़ मिल सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी। अच्छा, एक ऐसी अजराहे वो आ गया है कि जी अब तो कहते हैं ना जी इसको प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ। तो ये पुराने वक्तों में जो है ना ये जो ऐसे नहीं होता था कि मनी नहीं होती थी, तो वो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम, बार्टर का मतलब ये चीज़ों के बदले चीज़ें, बार्टर सिस्टम उसको बोलते थे, ठीक है ना जी। फिर ये करेंसी आ गई, प्लास्टिक करेंसी अब चल रही है, ठीक है ना। अब प्लास्टिक की बजाय भी डिजिटल करेंसी चल रही है, ठीक है ना जी। ये मतलब ये हर ज़माने के अंदर जो है ना जी इसकी वो बदलती रही हैं कॉइन्स से। फिर जो है ना जी जनाब ये पेपर मनी आ गई, ठीक है ना, पेपर मनी और फिर प्लास्टिक मनी। ये एक्चुअली इसकी जो वर्थ होती है ना, ये स्टेट बैंक, किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है या स्टेट बैंक होता है वो मुतय्यन करता है। वो कैसे मुतय्यन करता है कि वो उस वक्त जो है ना उस मुल्क के अंदर गोल्ड या डॉलर चूँकि इंटरनेशनल करेंसी वो मानी गई है, डॉलर और गोल्ड, तो जितनी भी उस मुल्क के अंदर पड़ी है वो जो है ना जी उसकी प्रेजेंट वर्थ या एनुअल वर्थ या फाइनल वर्थ को जो मुतय्यन करती है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम कई दफ़ा वो चाइना मैं गया हूँ और कोरिया शोरिया थाईलैंड, तो वो ये मुल्क जो है ना डेवलपिंग कंट्री थे। मैं अंदाज़ा लगाएं आप, हमारे मुल्क में तो वो हम सोचते ही नहीं हैं,
तो वहां पर जो है ना हम डॉलर यहाँ से लेकर गए थे, तो वहां पर आप डॉलर अगर दे देते हैं ना, डॉलर वो आराम से ले लेते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ कहेंगे ना जी डॉलर दो हमें वापस, वो डॉलर वो कतई नहीं देते, कतई जो है वो कंट्री डॉलर नहीं देते। वो देंगे तो अपनी करेंसी देंगे, तो कि जी वो डॉलर आ गया, ठीक है ना जी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसे नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस जो है ना इतना वो शफाफ नहीं है कि हम डॉलर जहाँ से ओपन मार्केट में जाके आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन उन कंट्रीज़ के अंदर देखने उन्होंने, अब वो हांगकांग है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ये ना ये कोरिया शोरिया चाइना कितने आगे बढ़ गए हैं वो, ठीक है ना। तो वो मिनहसल कौम जो है ना वो सोचते हैं इस चीज़ को। अच्छा खैर, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज देन कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस। तो जी ये देखें ना, BC इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बेनिफिट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वर्थ ऑफ द कॉस्ट। एक तो ये हो गई, या एनुअल वर्थ ऑफ द बेनिफिट एनुअल कॉस्ट, मतलब ना ये जो है ना वर्थ और कॉस्ट के ऊपर जो है ना वो उसको देखते हैं, ठीक है ना। क्यों देखते हैं कि जी वो जो है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना एट प्रेजेंट सिचुएशन वो देखते हैं कि जी कितनी है उसके ऊपर प्रेजेंट। अच्छा, फाइनल वर्थ ऑफ द बेनिफिट। अच्छा ये जो है ना ये जो है ये प्रेजेंट वर्थ आज आप देख रहे हैं प्रेजेंट वर्थ, और ये एनुअल वर्थ आज आप देख रहे हैं कि जी कितना एक साल के अंदर होता है, और फाइनल वर्थ आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने आज करना है उस प्रोजेक्ट का। ये नहीं है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट को अब आपने इम्प्लीमेंटेबल करना है ना, अब आपने अप्रूवल लेनी है उस प्रोजेक्ट से। लिहाजा ये जो जितनी भी रेशो हैं जो है ना, ये प्रेजेंट रेशो है, ये जो है ना एनुअल रेशो, ये फ्यूचर रेशो है। लेकिन आज आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से आज इसकी इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है ना जी। एक तो ये फार्मूला हो गया। Present worth and annual worth equivalencies are more used than final worth values, ठीक है। It is important to note that the sign convention for BC analysis is a positive sign, so the costs are preceded by a positive sign. Cost और पॉजिटिव साइन क्यों होती है कि कॉस्ट जो है ना एक किस्म की आपके पास जो पैसे या जो आपके पास प्रॉपर्टी या चीज पड़ी है, तो इसका मतलब ये है इट इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी, इट हैज सम फिजिकल प्रेजेंस, तो नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना जी, मौजूद है। आपको बता दिया गया है कि ये पैसे हैं जी हमारे पास, आप इसकी फिर बताएं। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा आपने इसको पॉजिटिव साइन के ऊपर आपने करना है कि जी ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। ये नहीं है कि जी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जी अगले साल आने हैं, टैक्सेस इतने होंगे, ठीक है ना जी। तो वो इसको अगर आप ये नेगेटिव करेंगे ना तो इसको कहेंगे डेफिसिट खसारा। इसको खसारा के तौर पे शो किया जाता है कि जी ये आपकी जो प्रेजेंट वर्थ डेफिसिट है। लेकिन आपने डेफिसिट शो नहीं करना, नेगेटिव शो नहीं करना, आपने पॉजिटिव शो करना है हमेशा, ठीक है ना जी, इस तरह से। अच्छा, इफ सैलरी वैल्यूज आर आल्सो एस्टिमेटेड देन दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। If these benefits values are also estimated, then they are separated from benefits and placed in number of equations. अच्छा, इसमें फिर वही आप जो एनालिसिस के जो पैरामीटर हम पिछले चैप्टरों के अंदर ये करते हैं, तो डिसीजन गाइडलाइन जो है ना वो जैसे होती हैं कि फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपने ये जो है ना जी देखें, आपने ये कॉस्ट बेनिफिट जो है ना ये बेनिफिट कॉस्ट, ये बेसिकली ना बेनिफिट कॉस्ट होता है। लेकिन चूंकि इस बुक के अंदर जो है ना सॉरी कॉस्ट बेनिफिट होता है, कॉस्ट बेनिफिट, क्योंकि कॉस्ट हमेशा ऊपर होती है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है और बेनिफिट नीचे होता है, ठीक है ना जी। तो ये हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अमूमन है, लेकिन चूंकि इस बुक के अंदर बेनिफिट कॉस्ट लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बेनिफिट कॉस्ट रख दिया BC। तो ये इसको मुख्तलिफ लिटरेचर के अंदर BC को CB भी कहते हैं और BC भी कहते हैं, लिहाजा इसे आप परेशान नहीं होना, तो ये एक ही चीज़ है। डिसीजन गाइडलाइन, इफ BC इज ग्रेटर दैन 1 accept the project as economically acceptable for the estimate and interest rate applied, ठीक हो गया।
अच्छा, इफ इट इज लेस देन 1 द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली जो है ना जी अनएक्सेप्टेबल, ठीक है ना। इफ BC वैल्यू इज एग्जैक्टली 1 और वेरी नियर टू 1, तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर विल हेल्प मेक द डिसीजन फॉर बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब वो ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या होगा, वो फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर यही होगा कि आपने सहूलत देनी है, अच्छा या इसका बेनिफिट तो नहीं है लेकिन इसका फ़ायदा ये है, देखें जैसे एक्सप्रेस वे के ऊपर रश होता है तो आपने ट्रांसपोर्टेशन चलानी है, लेकिन इसका फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन वो फिर देखते हैं अच्छा नहीं यार फ़ायदा ज़रूरी तो नहीं है, पब्लिक के लिए सहूलत तो होगी ना, तो इसलिए आप जो है ना इसको चला दें, आप इसको चला दें। इसका जो है ना कॉस्ट बेनिफिट में जो है ना मोर देन 1 है, मोर देन 1 नहीं है, लेस देन 1 भी नहीं है, तो ठीक है जी, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। जैसे अभी वो इन्होंने कहा है कि कराची के अंदर ग्रीन जो है ना जी ट्रांसपोर्टेशन चलने लगी है, ग्रीन बस सर्विस। तो अगर आपको याद हो, नहीं ये आपके बहुत पुरानी, तो ये 70s के अंदर 60 और 70s के अंदर वो ट्राम चलती थी, वहाँ पर ट्राम चलती थी। तो ट्राम का मतलब ये होता था कि जो विद इन दी कराची जो है ना वो रेलवे सिस्टम होता था, तो वो बाद में चूंकि मुख्तलिफ गवर्नमेंट आई और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है रेलवे के ऊपर, उन्होंने कॉलोनियाँ बना ली, रेलवे आस्ता आस्ता बंद हो गया, खसारे में चला गया, तो अब वो जो है ना वो जगह रेलवे की छुड़वानी मुश्किल हुई है, ठीक है ना जी, तो वो ट्राम सर्विस जो है ना वो बंद हो गई। अब जो है ना जी गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है ना जी वो अब ग्रीन सर्विस के नाम से जो है ना ये PTI की गवर्नमेंट जो है ना वो चलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना ये आप जब ये प्रोजेक्ट है ना ये इसकी वैल्यू नियर 1 होगी या 1 होगी, तो उस वक्त जो है ना वो गवर्नमेंट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो है ना उसको देखेगी, अच्छा या कि यहाँ पर जो है ना कुछ पॉलिटिकल वो देखते हैं कि जी हम क्या फ़ायदा हो सकता है, कुछ वेलफेयर स्टेट के तौर पर वो देखते हैं कि क्या फ़ायदा हो सकता है, पब्लिक को फ़ायदा हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो नॉन इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं। अच्छा, another version of BC ratio called conventional BC ratio is calculated। वो क्या होगी कि जी अब हम इनका डिफरेंस निकालें, आप देखिए ना जी, BC प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वर्थ ऑफ डिसबेनिफिट, दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है कि फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, ठीक है ना जी, और डिवाइडेड बाई कॉस्ट, कॉस्ट जो है ना ये नीचे रख ली, ठीक है ना जी। अच्छा, सॉरी शायद मैं कोई गलत बात कर गया था कि कॉस्ट जो है ना वो नीचे रखी है, मैं जो है ना जी कॉस्ट ऊपर मैंने कह दिया, मैं सॉरी शायद मेरे जहन से निकल गया, कॉस्ट जो है ना ये नीचे है, तो मैंने ये कह दिया तो ऊपर था, करेक्शन कर लिए, ठीक है ना जी। तो इसमें आप देखें प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट माइनस, क्योंकि कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। अच्छा, ये इनको दोनों का डिफरेंस इक्वल टू एनुअल वर्थ ऑफ बेनिफिट्स माइनस एनुअल वर्थ ऑफ डिसबेनिफिट डिवाइडेड बाय एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट। तो ये दो इक्वेशन फर्स्ट करें, देख लें ना, ये एक ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन जो है ना ये वाली आ गई है, ठीक है ना जी। तो ये दो आप जहन में रखें क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। It should be noted that if disbenefits are considered as cost, then BC value will change considerably। जाहिर है कि जी अगर वो कॉस्ट है तो वो जो है ना जी वो नीचे ऐड हो जाएगी, देखिए ना ये ऐड हो गई इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इफ नंबर्स 12, 10 and 10 are 12 present worth of benefit, 10 present worth of disbenefit, ये 10 present worth of cost respectively, then the correct procedure results in BC is equal to 12 minus 10 divided by 10 equal to 0.2। If disbenefits are regarded as cost, then incorrect procedure results in BC is equal to 12 over 10 plus 10। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू which is 3 times the correct BC value of 0.2, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये डेफिनेटली जो है ना ये बेनिफिशियल है, इसको करना चाहिए। अच्छा, दैट इज इट इज क्लियर दैट द मैनर इन विच डिसबेनिफिट्स आर हैंडल्ड अफेक्ट्स द BC वैल्यू। ये डिसबेनिफिट जो है ना जी वो बाद ही होता है ना जी, ये डिसबेनिफिट जो है ना जी बेनिफिट से ज़्यादा अगर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल नाला लई एक्सप्रेस वे जो है
ये इसीलिए जो है ना ये फंक्शनल नहीं हो सका कि यार देखें हर साल जो है ना सैलाब आ जाता है, जिसके अंदर हर साल जो है ना लोग इसके अंदर जो है ना क्या करते हैं, तजावज़ात कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो उसके अंदर मकान बना लेते हैं, उसके बाद जब आता है तो वो कैजुअलिटीज हो जाती हैं। बारिशों का तो पता नहीं है कि हर साल बारिशें होती हैं, किसी साल होती भी नहीं है, ठीक है ना जी। तो हर साल जो है ना इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर इसकी पैरवी सिर्फ शेख रशीद साहब कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये डिसबेनिफिट जो है ना वो लोग फिर आम पब्लिक, क्योंकि शेख रशीद साहब का तो एरिया है ना हल्का है, या यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो है ना इसके स्टेक्स हैं, लेकिन जो बाहर बैठे लोग हैं जो मिनिस्ट्री के अंदर दूसरे हैं, उनका तो कोई स्टेक नहीं है ना वहाँ पर। तो इसलिए वो समझते हैं कि दिस बेनिफिट्स आर मोर देन बेनिफिट्स। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है ना वो अगर इम्प्लीमेंट होना भी चाहे चाहे तो वो नहीं होने देते उसको ना। तो ये मसला है। तो उसके मुकाबले में रिंग रोड जो है, तो रिंग रोड जो है ना इम्प्लीमेंट हो गया, उसकी वजह ये है कि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, डिसबेनिफिट्स कम हैं, डिसबेनिफिट्स, ठीक है ना जी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स यही है कि रोड शहर के अंदर जो है ना ट्रैफिक लोड जो है ना वो कम होगा, ठीक है ना जी। अगर आपको याद हो या जहन में हो तो 4-5 बजे के बाद जो है ना जो जो ट्रक हैं, जो लोडर ट्रक हैं ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स फॉरवर्डिंग जो जो हैं ट्रॉलर हैं, 5 बजे से पहले इस्लामाबाद की जो है ना वो इसके हदूद के अंदर जो है ना वो एंटर नहीं हो सकते। तो वो फिर 5 बजे ना आप देखेंगे 5 बजे ना उनको एंट्री उनकी होती है, और फिर जो है ना वो सारी जो है ना वो ये जो एक्सप्रेस वे है, पीर बदाई रोड जो है ना चौक हो जाती है शाम के बाद, ठीक है ना जी। तो अगर वो रिंग रोड है, रिंग रोड में ये सारे के सारे वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ये लोड जो है ना, मतलब ना ये ट्रांजिट ही कर रहे हैं ना यहाँ से, यहाँ रुकते तो नहीं है ना, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि ये जो रोड होती है ना ट्रांजिट रोड, या जो रिंग रोड टाइप होती है, वो बाईपास ट्रैफिक की बाईपास करते हैं, वो बाहर से निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक रश कम होगा, और ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब डिसबेनिफिट जो है ना कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, इसलिए रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गया। It should be noted that no matter whether these benefits are correctly subtracted from numerator, numerator का मतलब ये है ये ऊपर, ठीक है ना जी, रेशियो के ऊपर न्यूमरेटर, और इनकरेक्टली एडेड टू द कॉस्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना जी, या डिनोमिनेटर के अंदर ये नीचे एज ए कॉस्ट अगर आप लेंगे तो वो आप नीचे ऐड कर लेते हैं, अगर आप दूसरा वो लेंगे बेनिफिट लेंगे तो वो ऊपर क्या वो करेंगे। वो कहने का मतलब ये है BC रेशियो ऑफ लेस देन 1 बाय द फर्स्ट मेथड विल ऑलवेज यील्ड BC रेशियो लेस देन 1। अच्छा, इसमें ना वो यही कह रहा है कि अगर तो इसके डिसबेनिफिट हैं तो आप जो है ना जी आप न्यूमरेटर के अंदर कर लेंगे, अगर उसके बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कि जी टोल टैक्स मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो बेनिफिट्स है तो मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो वो कॉस्ट हो जाएगा, वो नीचे ऐड कर लेंगे। तो उसी हिसाब से जो रेशियो है ना वो उसकी मॉडिफाइड हो जाएगी। वो रेशियो जो है ना उस जाहिर है कि वो उसकी रेशियो वो 1 नहीं रहेगी, वो ज़्यादा या कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से क्या होगा कि वो रेशियो कल आएगी मॉडिफाइड रेशियो। तो मॉडिफाइड रेशियो जो है ना BC की, वो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो ये है कि जी बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स। देखिए ना यहाँ से मैंने आपको बताया कि वो आप ऊपर ये न्यूमरेटर के साथ ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स माइनस मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट। ये तो ज़ाहिर होती है कि जी हर है ना जी 5 साल के बाद या साल के बाद उसके अंदर जो वियर टियर होता है रोड का या किसी भी चीज़ का, वो उसमें या एनुअल मेंटेनेंस या जो भी होती है वो एक साइकिल होता है, तो उसके मुताबिक जो है ना उसमें से वो माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होती है। तो इस तरह से आपके पास ये अब मॉडिफाइड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है ना आपकी आ जाएगी, बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स माइनस मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा जी, इन इक्वेशन ये जो कौन सी है 9.3, बेनिफिट डिसबेनिफिट्स मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट and initial investment are expressed in terms of either present worth, annual worth or final worth. Salvage value is included in numerator as a negative cost. Salvage value इसकी होती ही नहीं है, ठीक है ना जी। salvage value कौन सी है, सड़क को बेचना है, हाँ अलबत्ता ये है इसको
टेंडर इसका जो है ना वो ठेके भी दिया जाता है, तो 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है ना जी। और इसकी जो वैल्यू जो है ना, जो अगर कोई वैल्यू है तो वो आप क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर वो कर देंगे, नेगेटिव, ठीक है ना जी। अच्छा, दी modified VC ratio yields a different value than the conventional VC method, but it does not change the decision to accept or reject the projects. अच्छा, अब जो है ना जी यहाँ हम रुक के ये जो एग्जांपल्स हैं ये इनको हम देखते हैं कि ये एग्जांपल क्या है। अच्छा जी, ये अब हम यहाँ इसके एग्जांपल जो है ना वो देखते हैं। ये है जी एग्जांपल, और एग्जांपल देखें, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन is planning to award a grant of 500,000, ठीक ना। ये 500,000 का मतलब ये है, ये 5 करोड़ है। इकाई देख, 1 मिनट, 500,000, 5 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, ठीक है ना जी, 5 करोड़। अच्छा, टू जामिया मिलिया इस्लामिया टू अपग्रेड इट्स इंजीनियरिंग एजुकेशन, ठीक है ना जी। ये यूजीसी ने, जिस तरह एचईसी देता है यहाँ पर, ये एचईसी का पहला नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता था, ठीक है ना जी। तो अब जो है ना एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन। द ग्रांट विल एक्सटेंड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ग्रांट जो है ना 10 साल के ऊपर है, एंड विल क्रिएट एन एस्टिमेटेड सेविंग ऑफ, क्या है, इतने 50,000, अच्छा जी, पर ईयर। अच्छा, 5 नहीं, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 50,000, 50 कितना हो गया ये, 50, 5 लाख, 5 लाख, ये 5 लाख है, ठीक है ना जी। ये 5 करोड़ है, ये 5 लाख है पर ईयर इन फैकल्टी सैलरी एंड स्टूडेंट रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है ना जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सेविंग इतनी होगी स्टूडेंट की सैलरी की मद में और स्टूडेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस के अंदर, तो कि ठीक है ना जी, इतनी ये ग्रांट दी है, 10 साल इसका पीरियड है। अच्छा, यूजीसी यूजेज अ रेट ऑफ रिटर्न, अब यूजीसी जो है ना, क्या है, यूजीसी को वापस भी तो करना है ना, वो 5% के ऊपर उन्होंने दिया ही है आपको, ठीक है ना, पर ईयर on all grants awards. This grant will share UGC funding with ongoing activities. So an estimated, क्या ये 2 लाख will be removed from other program funding. अच्छा, to make this program successful, 5 लाख per year operating cost will be incurred from regular maintenance and operation budgets. Use the BC method to determine if the grant is economically justified. यदि ये उसने ग्रांट दी है 5 करोड़ की, ठीक है ना, 10 साल के लिए, और इसके क्या है, उन्होंने कहा इजाज़त दी है उन्होंने कि इसकी जो सेविंग हो उसमें 5 करोड़ जो है ना, 5 लाख, 50 लाख या 5 लाख, सॉरी, ये जो आप गिन लीजिएगा, सॉरी ये जो कंफ्यूजन हो रही है, तो ये जो है ना, ये टीचर की तनख्वाहें और वगैरह वगैरह के लिए हो, तो यूनिवर्सिटी जो है ना उसको यूजीसी को वापस करना है इस रेट के ऊपर आपने ग्रांट अवार्ड को, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी, ये जो है ना फंडिंग ऑनगोइंग एक्टिविटी के लिए जो है ना, उन्होंने कहा कि ये ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बाद का जो है ना हमारे क्या कहते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को जो है ना फंडिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है ना जी। मसलन मुझे पीएचडी के लिए 10 लाख दिए गए थे वहाँ पर, रिसर्च ग्रांट, मुझे वीसी ने स्पेशल ग्रांट 10 लाख की दी थी पीएचडी के लिए, ठीक है ना जी। तो वो उसके लिए मतलब ना हर यहाँ पर भी देते होंगे, हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो देते हैं, तो ये जो है ना ये इस तरह से होगा। अच्छा, टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल, 5 लाख पर ईयर ऑपरेटिंग कास्ट विल बी इनकर्ड फ्रॉम रेगुलर मेंटेनेंस, ये रेगुलर मेंटेनेंस ऑपरेटिंग बजट वगैरह ये वो इस तरह की मेंटेनेंस उसके ऊपर खर्च होगी, ठीक है ना जी।
यूज, अब आपने देखना है कि ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं, ग्रांट जो दी है ये सही जगह पे खर्च होगी या नहीं होगी, ठीक है ना जी। तो अब आप देखें जनाब, लेट अस यूज एनुअल वर्थ एज कॉमन मॉनिटरी इक्विवेलेंट्स। एनुअल वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी कि जी ये जो है ना 5 करोड़ जो है ना ये वाली है, उसके ऊपर जो है ना एनुअल, अच्छा जो है ना जी एनुअल, ये जो है ना जी एनुअल ओवर प्रेजेंट 5% रेट है 10 साल के लिए, ठीक है ना। एनुअल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, आपने क्या करना है, इसको निकालना है 5 करोड़, और ये जो है ना ये आपने पहले निकाला हुआ है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 10 साल के लिए क्या है, वो ये जो है ना इतना है ये, ठीक है ना जी। तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी ये वाली 6 करोड़, अगले साल 5 मतलब ना हर साल की आप कह लें एनुअल वर्थ आपके पास आ गई 6 करोड़ 47 लाख, 6,47,000 नहीं, 6 करोड़ 64 करोड़ 75,000, 64 करोड़ 75,000, ठीक है ना जी, ये आपके पास आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनुअल वर्थ ऑफ बेनिफिट ये कितनी है, ये 50,000 है, ये 50,000 है, ठीक है ना, ये बेनिफिट आपके पास आ गए। अच्छा, असल में ना प्रॉब्लम पता क्या है, आपने सबसे पहले तो थोड़ा सा आपने जल्दी नहीं करनी है इसको कैलकुलेशन, आपने ये जो स्टेटमेंट है ना इसको समझना है पहले। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, फर्ज करें अगर 20 नंबर का अगर आपके पास है ना जी क्वेश्चन, तो 10 मिनट या 20 मिनट का अगर है तो 10 मिनट जो है ना बेशक लग जाए, 10 मिनट आप इसको अंडरस्टैंड करने के ऊपर लगा दें, ठीक है ना जी। इसमें से कौन सा बेनिफिट है, डिसबेनिफिट कौन से हैं, ठीक है ना जी, एनुअल वर्थ कौन सी है, ठीक है ना, इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, जब आप समझ जाएंगे उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर तो जाहिर है कि आपके हाथ करेंगे ना वो, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप स्टेटमेंट को, ये इसी तरह से जो है ना जी ओबी के अंदर हमने वो देखा है कि वहाँ पर केस स्टडी है कि आप जो है ना केस स्टडी दिया भी इसे जाता है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें थोड़ी सी, ठीक है ना जी। तो ये असल में ना ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, CLO3 होता है, तो CLO3 क्या है, CLO3 जो है ना बेसिकली क्या है, डिज़ाइन है, ठीक है ना जी। आप डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ चीज़, ठीक है ना जी। तो जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है ना जी। तो डिज़ाइन ये CLO3 जो है ना, मतलब CLO1 जो है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है CLO1। अच्छा, CLO2 जो होता है वो क्या होता है, वो एनालिसिस होता है, CLO2, ठीक है ना। CLO3 जो है ना वो डिज़ाइन होता है। तो डिज़ाइन जो है ना उसको आपने बहुत ही, डिज़ाइन तब कर सकेंगे जब आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन CLO1 आप इम्प्लीमेंट करेंगे और CLO2 इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है ना आप डिज़ाइन जो है ना CLO3 वाला जो है ना वो करेंगे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपने इसको करना है ताकि आपको ये भी हो ना कि ये CLO1 CLO2 CLO3 क्या है। CLO3 बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो CLO3 के अंदर आता है। CLO3 जो है ना वो डिज़ाइन पार्ट है आपकी इसका OBE का, तो इसलिए आप बेटा थोड़ा सा ना इसको इस तरह से आप करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन पार्ट। अच्छा, अब जो है ना जी अब आप देखें कि जी प्रोजेक्ट इज नॉट जस्टिफाइड सिंस, अब आप देखें कि BC आपकी क्या बनी इसकी, यहाँ पर देखें कि ये 50 जो है ना इसमें से ये मेरे ख्याल में ये कॉस्ट कौन सी है, ये वाली, ये डिसबेनिफिट है, ये माइनस हो गई डिसबेनिफिट, ठीक है ना। बेनिफिट्स ये जो है ना ये वाली कौन सी है, एनुअल वर्थ है, एनुअल वर्थ में से ये डिसबेनिफिट निकल गया, डिवाइड बाई एनुअल वर्थ प्लस क्या है, ये आपकी मेंटेनेंस है, ये वाली, ये भी कॉस्ट के अंदर आ जाएगी ना, ये कॉस्ट ही है ना, ये मेंटेनेंस। तो इस तरह से आपके पास आ गई ये वैल्यू, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू जो है ना लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट ए जस्टिफाइड प्रोजेक्ट। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कहना, अच्छा जी ये जो प्रोजेक्ट ना इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है जी, गवर्नमेंट को बता दो कि ये नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता जी, ठीक है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाला है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ आप देखें कि मॉडिफाइड, अगला जो है ना इसका मॉडिफाइड जो है ना क्या है,
मॉडिफाइड के अंदर क्या है जी, वो अगर कुछ सॉल्वेज वैल्यू है या और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, तो वो आप क्या करेंगे, तो देखें इसमें से ये 5 करोड़ ये है, माइनस ये निकल गया, माइनस जो है ना जी ये वाला आपने ये निकाल दिया, कौन सा होगा ये वाले जी ना जी, ये वाला, ठीक है ना जी। इसके जी ये पैसे जो है ना जी आपने ये, एक मिनट, यही है कि कोई और है, ये वाले नहीं, ये वाले है 500,000, 500,000 कौन सा है, 500,000 है ये वाली, 500,000 ये वाली, ठीक है ना जी, ये वाली, और बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। ये कौन से हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना इसकी, ऑपरेटिंग वो कॉस्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना जी, ये कॉस्ट इसके अंदर ऐड हो गई। अच्छा, या माइनस ये मेंटेनेंस ऑपरेशन है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आपने ये दोबारा से देख लेते हैं, देखें जल्दबाजी नहीं करनी है हमने, कि देखें ये आपने क्या करना है, फार्मूला कौन सा है आपके पास, ये वाला मॉडिफाइड के अंदर आप देखें बेटा, बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट माइनस मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट डिवाइड बाय इनिशियल कॉस्ट, ठीक है ना जी। ये देखें इसमें ये बेनिफिट्स, ये जो है ना डिसबेनिफिट्स, ठीक है ना, और ये ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट, और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कौन सी निकली थी, आप देखें यहाँ पर, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ये वाली, ये जो एनुअल वर्थ जो है ना वो आपने निकाली थी ये वाली, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये देखें ये, और थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि देखें ना, ये इससे 0.69 है, ये 0.66 है, तो मॉडिफाइड आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपने ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी नहीं डाली थी, ठीक है ना जी। तो उसकी ये भी सच्चा था, क्योंकि देखें ना 1 साल के बाद उसकी क्या मेंटेनेंस होती है, ठीक है ना जी। लेकिन क्योंकि मेंटेनेंस दे दी गई है, लिहाजा मुमकिन है कोई हैजर्ड हो सकता है, कुछ झगड़ा आ सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्डिंग जो है ना वो डैमेज हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लिहाजा उन्होंने मॉडिफाइड बीसी जो है ना इसकी ये डाल दी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है ना जी इसकी वैल्यू, उसकी वजह पता क्या होती है, बात अगर आप ये निकाल के दे देंगे ना, तो अगर वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो बीइंग आप जो है ना जी कस्टोडियन, आप जो है ना जी उस डिपार्टमेंट में जो है ना उसके इसके, तो आप रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि अच्छा जी ये क्यों बिल्डिंग गिरी, अगर गिरी है तो इसका आपने वो जो है ना इसके अंदर वो क्वेश्चन क्यों नहीं रखा, फिर भी आप एज ए सरकारी मुलाजिम जो है ना आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो लिहाजा वो क्या करेंगे, आप ये जो है ना ये पैसे जो है ना आप इसके अंदर, जो अगर आप सियाने समझदार जो है ना जी चीफ इंजीनियर हैं, तो आप ये पैसे डाल के आप दे देंगे। उसकी वजह यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है ना ये पैसे, इतने पैसे जो है ना ये मीगर अमाउंट होती है, ये इतनी कोई अमाउंट नहीं होती, ठीक है। इसलिए जो है ना ये जो समझदार लोग होते हैं ना ये इसका वो करते हैं बात बात। अच्छा, इसमें ना बात ये ना, ये फंडिंग गवर्नमेंट हर साल जो है ना करती है, तो कुछ लोग वो बचत के नाम पे ना वो कोई पैसे बचाते 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 वो खर्च ही नहीं करते, ठीक है ना, वेलफेयर के ऊपर ही है, वो अगले साल वापस कर दे, अच्छा जी मैं तो बड़ा ईमानदार, ये ईमानदारी नहीं होती, ये कौम के साथ गद्दारी होती है, या आपकी इनकैपेबिलिटी को शो करती है कि जी आप कैपेबल ही नहीं है खर्च करने के, ठीक है ना जी। तो वो फंडिंग दी ही इसलिए जाती है कि आप उनको प्रॉपर जगह पे मुनासिब जो है ना अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर आपने हर साल उस फंडिंग को खर्च करना है, वरना गवर्नमेंट क्या करती है अगले साल वो फंडिंग इशू नहीं करती, वो कहती है अच्छा जी इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अमूमन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ना इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना वो मौजूद होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। पीटीसीएल के अंदर बेतहाशा था कि वो जो है ना जी वो कहते थे कि जी अच्छा जी बड़ा ईमानदार शख्स है, वो पैसे बचा के देता है, तो दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं यार ये तो जुल्म कर रहा है इसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है कि जी आपने उसको आप लगाएं, गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है, गवर्नमेंट कौन सी गरीब है या इससे गरीब हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसने इसमें आपको बजट रखा है तो आप उसको खर्च करें, आप वेलफेयर के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो आप उसकी जो है ना एनुअल वर्थ वो प्रॉपर जो है ना मॉडिफाइड बीसी वैल्यू जो है ना वो निकाल के दें, ताकि वो प्रोजेक्ट जो है ना वहाँ उस एरिया के अंदर लगे और आपकी अपनी भी जो है ना वो उसके अंदर गुडविल हो, ठीक है ना जी।
अपनी आपकी अपनी भी जो है ना वो जो है ना जी सर्विस के अंदर जो है ना वो फायदा होगा वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन लोग इस तरह से सोचते नहीं है बात का। अच्छा दी अगली अगली एग्जांपल देखें। द फायर चीफ ऑफ दिल्ली हैज एस्टिमेटेड, क्योंकि बुक इंडिया की है ना, हैज एस्टिमेटेड दैट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए न्यू फायर स्टेशन विल बी इतनी। फायर स्टेशन की वैल्यू जो है ना इतनी है, 2 करोड़ है, ठीक है ना जी, या 20 करोड़ है। एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एज दिस, 15 लाख, ठीक है ना जी। बेनिफिट टू द सिटीजन ऑफ ये वाले अमाउंट है 27,50,000 पर ईयर। डिसबेनिफिट क्या है, ये हो सकता है, ठीक है ना जी। डिस्काउंट रेट इज एस्टिमेटेड टू बी 5% पर ईयर, ये वाला हो सकता है। यूज द बीसी मेथड टू डिटरमन इफ द फायर स्टेशन इज इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। अब आप देखिए कि जी इसमें let us use annual worth as common monetary equivalent। annual worth of investment ये वाली है, ठीक है ना जी। annual worth of benefit ये है, annual worth of disbenefit maintenance ये, तो बीसी वैल्यू जो है ना आपने इसी तरह से निकाली है, ठीक है ना जी। annual worth माइनस disbenefit, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय दिस कॉस्ट, ठीक है ना जी, और प्लस जो है ना ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू कौन सी है जनाब, ये वाली, ठीक है ना जी, ऑपरेशन मेंटेनेंस, ठीक है ना जी। अच्छा अब जो है ना जी यहाँ पर आप देखें कि जी ये कॉस्ट है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई ना, ये कॉस्ट, इसके अंदर ये टोटल कॉस्ट आ गई ये वाली, और ऊपर जो है ना बेनिफिट माइनस डिसबेनिफिट ये आ गई। ये इसका मतलब ये है कि ये फिर जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है ना, बीसी इज लेस देन 1। इसी तरह मॉडिफाइड जो है ना ये भी, ये देखना ये कम आ गई है, तो देखना ये कम कम जो है ना जी, इसका मतलब ये है कि कंडीशन वही है लेस देन 1 या मोर देन 1, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, ये सही है ऐसे। लेकिन जब ये कहीं पर इम्प्लीमेंट होगा या कहीं पर कोई ऑडिट होगा तो वो आपको वहाँ पर अच्छा वो कंसीडर कर देखें ये बंदा अच्छा है, ठीक है ना जी। तो जो जो होता है ना, ये जो इंटरनेट जो मुल्की लेवल के ऊपर उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, आपको शायद पता है या नहीं पता। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना वो हर साल जो है ना जो ये पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट होते हैं ना उनकी ये जो है ना ये ऑडिट करती है, चेक करती है कि जी क्या इसमें खोया क्या पाया वगैरह। पब्लिक अकाउंट कमेटी नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना जी, जिसके अंदर MNA PhD ये वो जितने भी जो सरकारी मुलाजम ऊपर के लेवल के होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट है जनाब सिलेक्शन बिटवीन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव alternatives using incremental BC analysis। incremental BC analysis जी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर आपने 2 प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, एक को आपने छोड़ दिया, एक सिलेक्ट करना है, एक को छोड़ दिया, दूसरे को कर लिया, तो इसके लिए क्या है आप इंक्रीमेंटल जो है ना जी BC कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर फंडिंग ह्यूज फंडिंग इन्वॉल्व हो रही होती है कि जी बाद का फंड मिल गया तो इसको शुरू कर लें, नहीं तो अगले साल, नहीं तो अगले साल, इस तरह से। तो इसका मतलब ये इंक्रीमेंटल जो है ना इसके अंदर देखेंगे। तो इसके लिए स्टेप क्या है, स्टेप मैंने यहाँ पर वो सी करके लिख दिए हैं। डिटरमिन द टोटल इक्विवेलेंट कॉस्ट फॉर बोथ अल्टरनेटिव, यूज आइदर प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ और फाइनल वर्थ इक्विवेलेंसीज। स्टेप 2 उसी तरह से मतलब पहले इस तरह। अच्छा ऑर्डर द अल्टरनेटिव बाय टोटल इक्विवेलेंट कॉस्ट, स्मॉलेस्ट कॉस्ट देन द लार्जर, ठीक है ना जी, ऑर्डर कर लें स्मॉल से बड़ी कॉस्ट, बड़ी कॉस्ट। कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट डेल्टा सी फॉर लार्ज कॉस्ट अल्टरनेटिव, ठीक हो गया। अच्छा तो स्टेप 3 के अंदर कैलकुलेट द टोटल इक्विवेलेंट बेनिफिट एंड डिसबेनिफिट्स एस्टिमेटेड फॉर बोथ अल्टरनेटिव्स। ये जो पिछले सेक्शन में आपने किया है ये उसी तरह से आप कर लेंगे। कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स डेल्टा बी फॉर द लार्ज कॉस्ट एंड अल्टरनेटिव। डेल्टा बी क्या, डेल्टा बी इस तरह से आप करेंगे, डेल्टा बी इज इक्वल टू बी क्या है बेनिफिट माइनस डिसबेनिफिट, ये इंक्रीमेंटल है, डेल्टा बी इंक्रीमेंटल, ठीक है ना जी, वेयर बी आइदर प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ और फाइनल वर्थ ऑफ द बेनिफिट, डी प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ और फाइनल वर्थ, ठीक है ना जी, ऑफ डिसबेनिफिट। अच्छा जी
इसके बाद स्टेप 4 है कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल बीसी रेशियो यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप डेल्टा बी सी इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डी ओवर बी। ये कॉस्ट है, डेल्टा कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। सिलेक्ट द हायर अल्टरनेटिव इफ बीसी इज, ये उसी तरह से इफ बीसी इज आपने उसी तरह से ये करना है, ठीक है ना जी, कि जी वन मोर देन वन प्रोजेक्ट, ठीक है जी, लोअर कास्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना जी आपने जो है ना जी इसको देखना है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या है, अब आप देखें, ये भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए कि जी यूज इंक्रीमेंटल बीसी एनालिसिस एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, ठीक है ना जी, पर ईयर टू डिटरमिन which alternative should be selected. Use a 25 years study period. Initial cost, ठीक है ना जी, ये वाली हो गई। ये दो अल्टरनेटिव है ना जी, एक ये है, एक ये है। इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है ना ये 3 करोड़ है, उसकी 4 करोड़ है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से ये एनुअल जो है ना ये 25 लाख है इसकी, और इसकी 35 लाख है। यूजेज कॉस्ट पर ईयर ये है और इसकी ये है। अच्छा, अब आप देखें कि जी यहाँ पर आप देखें, ये मैंने इसलिए सामने रखा हुआ है छोटा, इसलिए सॉरी अगर आपको समझ नहीं आ रही। तो हम जो है ना यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं स्टेप वाइज, ठीक है ना जी, ये स्टेप वाइज। तो सिंस मोस्ट ऑफ द कैश फ्लोज आर ऑलरेडी एनुअलाइज्ड द इंक्रीमेंटल बीसी, ये इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये इसको 80% कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में 80% के ऊपर ये आ जाएगा, ये सामने नजर आ गया है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब आप देखें कि जी यहाँ पर आप देखें कि जी स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में डिटरमिन द टोटल इक्विवेलेंट कॉस्ट फॉर बोथ अल्टरनेटिव, यूज आइदर प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ और फाइनल वर्थ। तो इसमें आप देखें द एनुअल वर्थ ऑफ द कॉस्ट इज सम ऑफ द इनिशियल कॉस्ट एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है ना जी। तो इसमें जो है ना जी क्या है, ये एनुअल वर्थ, ये फार्मूला, ये जो आपने निकाला है, ये चैप्टर नंबर 4 में आपने किया था, ये ना 4 में, प्लस ये ना ये आपके पास ये आ गई एनुअल वर्थ, ये प्रोजेक्ट की आ गई और बी की ये आ गई, इस तरह से, ठीक है ना जी। स्टेप 2 अदर ऑर्डर दी अल्टरनेटिव बाई टोटल इक्विवेलेंट कॉस्ट, स्मॉलर कॉस्ट फर्स्ट देन द लार्जर, मतलब आप इसको नंबरिंग कर दें, ठीक है ना जी। अच्छा, अल्टरनेटिव बी हैज लार्ज वर्थ ऑफ कॉस्ट, सो इट इज अल्टरनेटिव टू बी इंक्रीमेंटली जस्टिफाइड। तो इसका मतलब देखना, ये जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो ना, तो उस वक्त जो है ना ये आप कैलकुलेट फर्क यूनिवर्सिटी जो है ना अच्छी सी जो है ना, वो 10 यूनिवर्सिटियों को ग्रांट दे रही है, तो 10 यूनिवर्सिटियों ने ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, तो वो क्या करेंगे, 10 ये जो है ना, ये ग्रांट से मुराद ये है कि रिसर्च फंडिंग जो होती है ना बात ये करते हैं, तो उसके ऊपर 10 हैं या 50 हैं, तो वो नंबर 1 2 3 जो है ना वो ऑर्डर करते हैं, कम है ज़्यादा है उसके मुताबिक, है ना जी। अच्छा, अब जो है ना जी आप जो है ना इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना इसको करें कि जी बी में से ए निकाल लिया, ये आपके पास आ जाएगी। तो चूंकि यहाँ है ही 2, लिहाजा ये 2 का आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ज़्यादा हो तो आप इसको इस तरह से वो करेंगे, ठीक है ना जी, इंक्रीमेंट 1 2 3 स्मॉल से फिर लार्ज, फिर मतलब वो बड़ी से छोटी निकाल दें, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये इस तरह से, ठीक है ना जी। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में क्या है, कैलकुलेट द टोटल इक्विवेलेंट बेनिफिट एंड डिसबेनिफिट एस्टिमेटेड फॉर बोथ अल्टरनेटिव, यूज आइदर प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ और फाइनल वर्थ इक्विवेलेंसी, कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल बेनिफिट फॉर लार्ज कॉस्ट अल्टरनेटिव, डेल्टा बी इज कैलकुलेटर। ये अब आपने क्योंकि बेनिफिट डिसबेनिफिट का ये जो है ना इंक्रीमेंटल इसमें से देखना है, ठीक है ना जी। स्टेप 3, तो इसमें आप देखें कि the annual worth benefits are derived from the usage cost. The benefits for the BC analysis are not the cost themselves, but the differences. Alternative B is selected. ठीक है ना, the lower usage cost each year is a positive benefits for alternative B. Delta B is equal to usage A minus usage B. ठीक है ना जी, ये आप क्या करेंगे, यूजेज A माइनस यूजेज B, कि जी यूजेज A माइनस यूजेज B, कि जी इसमें से ये निकाल दें आप, ये निकल गया आपके पास, ठीक है ना जी। अच्छा जी, स्टेप
स्टेप 4 में क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल बीसी रेशो यूजिंग दी फॉलोइंग रेशियो, ठीक है ना जी, कि डेल्टा बी मैंने, अब आपने देखना वो वही पिछले वो उसके वाला कि जी ये आप इसको डिवाइड कर दें इसके ऊपर कि जी ये रेशियो स्टेप 4 में बीसी ये 20,000 डिवाइडेड बाई ये 20,000, ये जो है ना डेल्टा बी, ठीक है ना जी, डिवाइडेड बाई क्या है डी सी, ये डेल्टा कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इसकी ये निकाली है ये वाली डेल्टा सी। तो इसका मतलब ये है कि आप 1.7, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है, ठीक है। द बीसी रेशियो इज ग्रेटर देन 1 इंडिकेटिंग दैट द एक्स्ट्रा कॉस्ट एसोसिएटेड विद अल्टरनेटिव बी आर जस्टिफाइड, देयरफॉर सेलेक्ट द अल्टरनेटिव बी, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना जी अगला भी इसी तरह से है, बिल्कुल उसी तरह से ही कि जी सिलेक्शन अमंग मल्टीपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव यूजिंग इंक्रीमेंटल बीसी एनालिसिस, ठीक है ना जी। तो ये अब इसके स्टेप हैं इसी तरह से, ये चैलेंजर के हैं, डिफेंडर एंड चैलेंजर। तो इसमें आप देखें, ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर। The procedure for selecting one from more than two mutually exclusive alternatives by incremental BC analysis is essentially the same as that of the previous section. Take the following steps to compare more than two mutually exclusive alternatives by benefits cost analysis. Step determine the total. Step 1, determine the total equivalent cost for all alternatives. Use either present worth or annual worth और फाइनल वर्थ इक्विवेलेंसीज फॉर इक्वल लाइफ्स, ठीक है ना जी। अच्छा, यूज एनुअल वर्थ आप कर लें। ऑर्डर द अल्टरनेटिव बाय टोटल इक्विवेलेंट कॉस्ट स्मॉलेस्ट वन, उसी तरह से कर लें पिछले की तरह। कैलकुलेट द टोटल इक्विवेलेंट बेनिफिट एंड एनी डिसबेनिफिट्स एस्टिमेटेड फॉर ईच अल्टरनेटिव, यूज आइदर प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ और तो उसी तरह से ये तीन। चौथे स्टेप के अंदर जो है ना जी फर्क है थोड़ा सा कि कैलकुलेट द बीसी फॉर फर्स्ट ऑर्डर अल्टरनेटिव, दिस मेक्स द डू नथिंग। कि देखिए ना, डू नथिंग का मतलब क्या होगा कि जब आपने देखा ना कि जी इसके अंदर जो है ना जी फंडिंग नहीं है, बहुत सारे डू नथिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये हमने पिछले वो उसमें किया था। डू नथिंग कि जी डू नथिंग द डिफेंडर एंड द फर्स्ट अल्टरनेटिव द चैलेंजर, कि जी दिस मेक्स द डू नथिंग कि जी डिफेंडर जो है ना जी फर्स्ट चैलेंजर है, दूसरा डिफेंडर है। चैलेंजर अगर जो है ना जी इसकी वैल्यू जो है ना जी आपने क्या करना है, आपने अगर आपने देखा ना कि जी ये इससे ये ज़्यादा बेनिफिशियल है तो ये चला जाएगा डू नथिंग के अंदर, ठीक है ना जी। और ये जो है ना वो आप कर लेंगे इस्तेमाल, अदरवाइज आगे चले जाएंगे, ठीक है ना जी। इफ़ बी सी इज लेस दैन, ठीक है ना जी। इफ़ यहाँ पर मैं इसलिए कैलकुलेट ये कर लेता हूँ ताकि आप समझ लें। इफ बी सी इज लेस देन 1 एलिमिनेट द चैलेंजर आप ये, अगर ये मोर देन 1 है तो चैलेंजर आप कर लेंगे, अगर ये लेस देन 1 है तो आप एलिमिनेट कर दें इसको एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंजर, अगले चैलेंजर की तरफ चले जाएंगे। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल, ठीक है ना जी, अंटिल क्या होगा कि आप नेक्स्ट चले जाएं, ठीक है ना जी। इस तरह से द डिफेंडर इज एलिमिनेटेड एंड द नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज नाउ चैलेंजर, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको करते जाएंगे। उसके बाद जो है ना जी फिर वही आपने करना है प्रोसेस पिछले सेक्शन वाला। कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट कॉस्ट यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन, डेल्टा सी कॉस्ट उसी तरह से निकाल लिया कि चैलेंजर कॉस्ट और डिफेंडर कॉस्ट, मतलब अगली से पिछली, ठीक है ना जी। जाके आप वो कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, एक छोड़ दिया फिर अगले चले गया। अच्छा, डेल्टा बी चैलेंजर माइनस डिफेंडर, ये आप इंक्रीमेंट चलेंगे इसको फिर ऐसे फिर इस तरह से, वो पहला चैलेंजर है अगला डिफेंडर है अगला चैलेंजर, इस तरह से, ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो डेल्टा बी हो जाएगा डिफेंडर यूजर माइनस कॉस्ट माइनस चैलेंजर कॉस्ट। तो इस तरह से आप जो है ना जी स्टेप 6 के अंदर कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल, वही बीसी, ये फार्मूला आपने वो लगाया पिछले न्यूमेरिकल की तरह। इफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन दिस वन, द चैलेंजर बिकम्स द डिफेंडर, ये उलट हो जाएगा, ठीक है ना जी, डिफेंडर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब चैलेंजर से आप क्या डिफेंडर के अंदर चले जाएंगे। कन्वर्सली इफ बी सी इज दिस, रिमूव चैलेंजर एंड देन डिफेंडर रिमेन अगेंस्ट देम नेक्स्ट चैलेंजर। तो ये इस तरह से आप इसको करेंगे। स्टेप 7, रिपीट स्टेप 5 एंड
6 until only the alternative remains। ये देखो ना 10 अगर प्रोजेक्ट हैं तो आप ना पहला जो है ना वो चैलेंजर है, अगला डिफेंडर है, फिर इसको कैलकुलेट कर लें, फिर अगली स्टेप के अंदर दूसरा चैलेंजर है, फिर अगला डिफेंडर है। इसी तरह से नेक्स्ट 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 है ना, आप जो है ना जी करते जाएंगे, उसकी जो है ना कॉस्ट बेनिफिट वो निकालते जाएंगे। तो अल्टरनेटिवली आप देखेंगे कि जी कौन सा जो है ना वो आपके पास रह गया है, तो वो उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास जो है ना वो डिफाइन कर देगा जी कन्वे कि 10 प्रोजेक्ट्स में से कौन। ऑल द स्टेप अबव इंक्रीमेंटल डिफेंडर मे बी कंसीडर्ड बाय रिप्लेसिंग डेल्टा बी विद डेल्टा बी माइनस सी। मतलब ना इस तरह से आप नेक्स्ट 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 जो है ना आप करते जाएंगे, बेनिफिट डिसबेनिफिट चैलेंजर के और डिफेंडर के वो आप करते जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये बहुत ही सिंपल है ये भी। तो इसको आप ये इस तरह से करें कि जी देखें, ये जो है ना जी इंस्टॉल का मेथड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसके इसी तरह से एनुअल वर्थ जो है ना ये इसके आप निकालते हैं, मेरे ख्याल में आप निकाल लेंगे एक जो है ना ये सवाल आप खुद कर लें, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हो गया है आपका, तो इसलिए जो है ना जी ये अब मेरा ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ये कर लेंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आप अपने तौर पे वो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है कल की क्लास में ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्फ्लेशन, ये जो चीज़ें कीमतें क्यों बढ़ती हैं, ये वैसे मैं आज लाया था कि इन्फ्लेशन क्या है और इस तरह से है, लेकिन चूँकि जो है ना जी हमारा मकसद इतनी जल्दबाजी करना नहीं है, आपको जो है ना जी नॉलेज भी तो हो ना, आप थोड़े से बढ़ते जाएं। अच्छा, अब थोड़ा सा काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें बेटा, आप जो है ना जी 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, मेरे ख्याल में 35 स्टूडेंट हैं तकरीबन। ठीक है ना, इसमें जो रिपीटर भी हैं कुछ लोग, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि देखें अगर आप देखें ना जी मैं कितनी तैयारी करके ये सारा जो है ना देखें ना ये आप लोगों के लिए कुक करके मैं लाता हूँ। ठीक है, मेरी ड्यूटी है, मैं करता हूँ। ठीक है ना जी, ताकि मेरे स्टूडेंट जो है ना मेरे साथ वो अच्छे तरीके से मतलब ना वो कन्वर्सेशन कर सकें, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का हो तो वो कर सकें। लेकिन आपकी तरफ से बेटा ये जो है ना जी ये वाला ये 7 का जो अटेंडेंस फिगर है वो बहुत ही डिस्करेजिंग है। ठीक है ना जी, और पूरे सेमेस्टर में मैं मतलब ना ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, एक बात है, ठीक है जी आपकी मर्जी है, लेकिन इस मैं चूँकि देखें आप जो है ना जी जून में इंशाल्लाह ताला इंजीनियर बन जाएंगे, आप कोलीग होंगे मेरे, आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की डिग्री जब आ जाएगी ना तो आप मेरे कोलीग होंगे, तो हम बराबरी की सतह पर, आप भी इंजीनियर होंगे, मैं भी इंजीनियर हूँ। मुझे एडवांटेज है कि मैं आपसे पहले पैदा हो गया। ठीक है ना जी, 82 में दाखिला हो गया मेरा यूईटी में टेक्सला में, तो मैं इंजीनियर पहले बन गया। सिर्फ ये है कि मैं पहले पैदा हुआ था, तो लेकिन हम बराबरी की सतह पे होंगे। तो मकसद क्या हुआ कि हम इंजीनियर बरादरी हैं बेटा। अच्छा, हमने इंजीनियर बरादरी हैं तो हमारे स्टेक एक हैं, हमारी वर्थ एक है, हमारे लिए प्रॉब्लम एक है। अच्छा, अगली बात जो है ना ये है जो बहुत ही जो है ना लम्हा फिक्रिया है कि हम हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है ना, मेरे पास भी पावर की डिग्री है, आपके पास भी यही होगी, जाहिर है कुछ तो होगी। ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये है कि आपको आईना दिखाना मेरा फर्ज बनता है, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। मैं सीनियर हूँ, मैं आपका टीचर भी हूँ, मैं आपका मेंटोर भी हूँ। तो देखिए ना जी, एक मतलब ना मैं आपको एडवाइस भी कर सकता हूँ सीनियर की हैसियत से। अच्छा, इसलिए बेटा मैंने कल एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, जो कि लोग तो इसको मजाक समझते हैं ना, लेकिन ये दिल चीरने वाली जो है ना प्रेजेंटेशन थी कल, जो मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको भेजा था, ये मजाक में नहीं भेजा था बेटा, मैंने आपको सोचने के लिए भेजा था, सोचने के लिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वर्थ प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, बाई गॉड मैं रिजल्ट के ऊपर बैठा हूँ, फिल वक्त सरे दस्त पाकिस्तान के अंदर 0 जो है ना जी इसकी वैकेंसीज हैं, 0 वैकेंसीज हैं। ठीक है ना जी, तो आप लोग बेटा गौर करें अपने आप पे। ठीक है ना जी, अपने आप पे आप बन चुके हैं तकरीबन इंजीनियर, 8 वाले बन चुके हैं, आप भी 6 सेमेस्टर में हैं। ठीक है ना जी, तो इसलिए बेटा कॉम्पिटेंसी, अब आप प्रोफेशनल इदारे के अंदर हैं, आप FA BA के स्टूडेंट नहीं हैं। वो मैं सुबह जो है ना उठा हूँ ना, तो नमाज के बाद मैंने ऐसी वो
फेसबुक खोली तो ये खलंडरे से 3-4 बच्चे जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैट्रिक FABA के, और मैं वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये इस लेवल पे भी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी इम्तहान लेट करें, जी फलां करें, जी वो करें, तो फलां करें, सारी कौम को आगे लगा हुआ है, ठीक है ना जी। तो कितने इन्होंने वो डिस्ट्रक्शन की है, कितना ये किया है। तो इसलिए बेटा आपका काम ये है कि आप प्रोफेशनल इदारे में आ जाए। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया आपके घर वालों का आपका लग रहा है, प्लस यूनिवर्सिटियों के पैसे लग रहे हैं। तो आप अपने रवैये पे बेटा गौर करें। मैं सीनियर इंजीनियर के तौर पे आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आईना दिखा दूँ, ठीक है ना जी। तो आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है ना जी। तो कि ये ना हो कि कल को आप लोग डिग्री उठा के फिर रहे हों और वो लोग कहें कि अच्छा यार हमें तो इतनी है। अभी इसी तरह यही हाल इंजीनियर्स का ये हुआ है, MBA लोगों का हुआ है, वकीलों का हुआ है, माजी में हम देख चुके हैं, ठीक है ना जी। अब हमारा एज एन इंजीनियर कम्युनिटी ये हाल होने जा रहा है, हो गया है तकरीबन। तो इसलिए आप गौर करें। तो ये जो है ना जी, ये जो मैंने इसके ऊपर कोई किसी का कोई कमेंट्स होंगे मैंने नहीं देखा, ठीक है ना जी। लेकिन बेटा ये मजाक ना लें, इसको चैलेंज लें बेटा, मेहनत करें और कोशिश करें अपनी प्रेजेंस जो रह गया है, कहते हैं कि जो आपके ज़र्फ़ के अंदर रह गया है उसको समेट लें। जो कल था वो गुजर गया, आज अगर आप इसके ऊपर कर लेंगे ना बेटा, मेहनत कर लें, ठीक है ना जी, कल को ये ना हो कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो ये छोटी सी बात मैंने गुजारिश करनी थी। अगर अब माइंड आपने उम्मीद है नहीं किया होगा, तो एज अ टीचर मेरा फ़र्ज़ बनता है, एज अ सीनियर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जी अगर मेरा कुछ किसी के साथ कुछ है ना रिश्ता, मेरा आपके साथ इस यूनिवर्सिटी के साथ पिछले सेमेस्टर से रिश्ता है, तो मैं जो बात एज अ सीनियर, बहुत सारी बुराइयां होती हैं, इंसान जो है ना, हर इंसान गलती का पुतला है, लेकिन ना बुराइयां होती हैं, लेकिन तो सीनियर जो होता है वो 4 दिन आपसे पहले जो है ना उसका एक्सपीरियंस एडिटिव हो चुका होता है, लिहाजा उसको थोड़ा सा हक हासिल होता है कि वो कोई जो उसके तजुर्बात हैं उसकी रोशनी में जो आने वाले जो हमारे जो होते हैं वो उनको थोड़ा सा या ना जी वो मतलब ना पीस ऑफ लेसन आप कह लें या जो भी ये दे सके। तो इसलिए आप थोड़ा सा बेटा अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं, कोशिश करें कि ये, क्योंकि उम्मीद है कि आपके पेपर जो है ना ये ऑन कैंपस होंगे, तो कल को ये ना हो कि फिर कहें कि जी टीचर ने ये इस तरह से किया है। लेकिन इसके बावजूद आप पुरुम्मीद रहें, इंशाल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जल्दबाजी ना करें कि जी बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह जी जो हमें जो मिड का वो करें, फलाना करें। मैं आस्ता आस्ता ये कर रहा हूँ अपनी पेस के साथ रह के, क्योंकि ये नए कोर्स हैं, उसके लिए तैयारी के लिए टाइम लग रहा है। तो खुदारा जो है ना मुझे मैसेज करने इस लिहाज से वैसे करें, बात जितनी मर्जी बात करें, मैं डिस्पोजल पे हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जी आज ही और रिजल्ट कब दे रहे हैं, फलां करें, इस तरह की वो ना करें, ठीक है ना जी। मैं बना रहा हूँ रिजल्ट और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते कुछ ना कुछ आपके लिए मैं ना ये एटलीस्ट मिड का रिजल्ट जो है ना वो आपको पेश कर दूँ, लेकिन वो जल्दबाजी ना करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कल में हम इंशाल्लाह इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो बात कीजिए, वरना मैं खुदाफिज कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इरफान अगर आप सुन रहे हैं तो आपने बेटा व्हाट्सएप पे मेरे साथ वो करनी है, आपने कल या इसी तरह सुन लें। इरफान अगर आप सुन रहे हैं तो वो एक बच्चे के आपने कहा था, वो नंबर मैंने वैसे ही लगा दिए थे क्योंकि वो मेरे साथ उसकी बात तो हो गई थी, लेकिन उसको वैसे ही कहा था कि वो करना था, उसके नंबर मैंने वो 9 लगा दिए थे बेटा, उसको बता दें, ठीक है ना, ठीक है ना जी। आपका वो रात मैंने यही आपसे बात करनी थी, यही बात करना चाह रहा था, अदरवाइज और कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो उसको बता दें और बाकी भी रेस्ट एश्योर इंशाल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।